नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सॉफ्टवेयर जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में महिलाओं का अपराध क्या है या महिलाओं की गलती क्या है। क्या ये गलती है कि वो बाहर काम करती हैं या फिर उनकी ये गलती है कि वो देर रात यानी या प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ कि सूरज ढलने के बाद वो दरअसल अपने अपने घरों से बाहर निकलती है, या उनकी सिर्फ ये गलती है कि वो एक महिला है, एक लड़की है, एक बेटी है। ये सवाल हमारे समाज से पूछा जाना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, विशेष रूप से हर एक पुरुष को ये बात अपने आप से पूछनी चाहिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ घटनाओं का मैं जिक्र करूंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है। जो हैवानियत, जो जघन्यता, जो निर्दयता और जिस निर्ममता के साथ उन बच्चियों के साथ व्यवहार किया गया, ये वाकई में आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हर बार दोस्तों जब भी हमारे देश में इस प्रकार की कोई घटना होती है तो हम हमेशा 2012 की उस घटना का उदाहरण देते हैं, जब निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ था, जो हैवानियत, जो दरिंदगी हुई थी। उसके बाद ऐसा लगा था जन आक्रोश को देखते हुए कि शायद देश के भीतर अब रेप नहीं होंगे। लेकिन तकरीबन 9 साल हो चुके हैं और अभी तक लाखों रेप्स हो चुके हैं हमारे देश में। औसतन अगर मैं बात करूं तो एक साल में करीब 30,000 या उससे ज्यादा रिपोर्ट्स जो रेप की होती हैं, इसमें सामूहिक दुष्कर्म और जो दुष्कर्म होता है वो दोनों शामिल हैं। एवरेज 30,000 के करीब हर साल रिपोर्ट होती है और ये वो घटनाएं हैं जो रिपोर्ट हो जाती हैं। कई सारे लोग, कई सारे माता पिता समाज के डर से या फिर जो आरोपी होते हैं वो धमकी दे देते हैं जान से मारने की। इस कारण भी बेटियां जो होती हैं या जो पीड़ित होती हैं वो कभी भी इन बातों को शेयर नहीं करती। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, और ये हमेशा हम सबको याद रखनी चाहिए कि आप किसी को भी, अगर आप किसी को प्रताड़ित करते हैं तो उससे जो मानसिक आघात होता है वो हमेशा उस पीड़ित के साथ, जो व्यक्ति प्रताड़ित होता है उसके साथ ताउम्र रहता है, आजीवन उसके साथ रहता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। उसे आसपास के लोगों से डर लगने लगता है। आसपास के लोगों में, विशेष रूप से पुरुष जो आसपास उसके होते हैं, अगर वो गैर है या फिर अनजान है तो फिर वो उनसे डरता है। और आज की जो मैं 3 कहानियां या 3 जो घटनाएं आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसमें आपको कहीं ना कहीं वही एक सेट पैटर्न के तहत आपको दिखेगा कि आरोपी इस वारदात को अंजाम देते हैं, फिर पुलिस उनको पकड़ लेती है और अचानक से कुछ दिनों के बाद सब लोग इन चीजों को भूल जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और मैं कहना चाहूंगा, फिर इसके बाद इस पूरी वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, उन घटनाओं को आपके साथ साझा करूंगा। हमेशा आप एक चीज देखिएगा, अगर हमारे देश के भीतर एक बहुत बड़ी विडंबना ये है कि अगर यहाँ पर किसी भी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी जाति या फिर उसका धर्म देखा जाता है। यानी उस एक जघन्य अपराध को भी ये लोग धर्म के चश्मे से, जाति के चश्मे से देखते हैं, कम्युनल एंगल देते हैं उसको। और फिर उसके बाद नेता टूरिज्म करते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म आप कह लीजिए। वो वहां पर आते हैं, थोड़ी सी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, गले लगा लेते हैं पीड़ित के माँ बाप को और फिर उसके बाद चले जाते हैं। और ये हर पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। और फिर क्या होता है कि कुछ समय के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि आप हमारे राज्य में आए, ठीक है, लेकिन आपको अपने राज्य में देखना चाहिए। यानी रेप की घटना को, एक बेटी के साथ जो कुछ भी होता है उसे हम राज्यों की या फिर जातियों की या फिर धार्मिक सीमाओं में बांट कर रख देते हैं। ये कोई नहीं देखता कि इस देश की बेटी के साथ हुआ है। अब बड़ी जल्दी से दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी कोई घटना होती है तो ये जो घटनाएं होती हैं ये सिर्फ एक बेटी तक ही महदूद नहीं रहती, सिर्फ एक बेटी तक ही सीमित नहीं रहती। इसका प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर पड़ता है और इसे मिटाने में, इस ट्रॉमा को मिटाने में बहुत लंबा समय लगता है और कई कई बार ये समय भी नाकाफी होता है, अपर्याप्त होता है। नहीं पता चल पाता किसी को कि कौन सा व्यक्ति, कौन सी महिला किस प्रकार से पीड़ित है, डील कर रही है अपनी सिचुएशन से, अपने सिनेरियोज से,
आप कल्पना कीजिए कि जब ये महिलाएं खबरें पढ़ती होंगी कि उन्हीं की तरह किसी और महिला के साथ इस तरीके की हैवानियत हुई है, तो आप कल्पना कीजिए कि उनको किस प्रकार से मानसिक आघात पहुंचता होगा। ये मानसिक विकृत लोग, विकृत मानसिकता वाले लोग, जो शायद सबसे बड़े दानव, और इनको जीने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो इन्होंने किया, अगर इन्हें आप कारावास दे देते हैं या उम्र कैद दे देते हैं तो एक सीमा के बाद ये छूटे जाएंगे, और फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये और अन्य महिलाओं के साथ या और अन्य पुरुषों के साथ भी ये इस प्रकार के अपराध नहीं करेंगे। ऐसी विकृत मानसिकता वाले इंसानों को क्या जीने का अधिकार है? ये सवाल भारत को अपने आप से पूछना चाहिए। हमारी कानून यानी लॉ एंड ऑर्डर को जो इन्फोर्स करती हैं एजेंसीज, उनको अपने आप से पूछना चाहिए। हमारे न्यायालयों को अपने आप में पूछना चाहिए। इस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का एक प्रकार से है यहाँ पर, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी क्या फास्ट ट्रैक तरीके से पीड़ित को न्याय दिला पाते हैं? ये आप सभी जानते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और मुंबई में गुरुवार की देर रात एक तकरीबन 25 से 30 वर्ष की एक महिला है। उनकी एग्जैक्टली एज अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग बताई गई। कहीं पर 25 वर्ष बताया गया, कहीं पर 30 वर्ष बताया गया, कहीं पर 34 वर्ष भी लिखा है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी उम्र जो है वो तकरीबन 25 से 30 वर्ष के बीच में है। अब उनके साथ क्या होता है कि वो देर रात एक ऑटो में उनके साथ एक रेप होता है, और जिस प्रकार से निर्भया के साथ हुआ था, जो रॉड उनके प्राइवेट पार्ट में डाली गई थी, उसी प्रकार से इस महिला के साथ भी यही हुआ। और इस ऑटो वाले को, जिसका नाम मनोज चौहान है, इसकी आयु 45 वर्ष है, इसे गिरफ्तार किया गया है। महिला खून से लथपथ थी, हर तरफ से रक्त बह रहा था, और उन्हें सड़क पर यह आरोपी जो था, ये दरिंदा, छोड़कर चला गया था। वो तो भला हो किसी व्यक्ति का जिसने पुलिस को ये सूचना दे दी कि यहां पर दरअसल एक महिला है जिनको एक पुरुष बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है और वो सड़क पर पड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस जब पहुंचती है तो फिर वो महिला को उठाती है और फिर अस्पताल में उनका इलाज चलता है। जिस समय तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये मेरे पास सूचना है कि दरअसल ये महिला का इलाज चल रहा है, वेंटिलेटर पर ये महिला है और जिंदगी और मौत की जंग ये लड़ रही है, जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। याद कीजिए कि जब निर्भया के साथ हुआ था ये दरिंदगी, तो फिर कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। पूरे देश में आक्रोश फैल गया था और हर तरफ कैंडल मार्चेस हो रहे थे। आरोपियों को फांसी पर टांगने की एक प्रकार से मांग हो रही थी और पिछले साल उनको फांसी पर लटकाया भी गया। लेकिन क्या इन आरोपियों को एक प्रकार से इनके भीतर भय बैठा? ये खबर तो इस आरोपी ने भी सुनी होगी कि निर्भया के आरोपियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है, लेकिन फिर भी इसने इस हैवानियत को अंजाम दिया। कारण क्या है? कारण सिर्फ शिक्षा का नहीं है दोस्तों, कारण हमारे समाज में उस मानसिकता का है जो मानसिकता औरतों को ऑब्जेक्ट की तरह देखती है, एक मटेरियल की तरह देखती है। वो सोचती है कि एक हवस की भूख मिटाने के लिए, हवस की प्यास बुझाने के लिए ये महिला है। वो महिलाओं को सम्मान नहीं देती। सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर हर तबके में, हर वर्ग में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो एक प्रकार से बदनाम करते हैं पूरे वर्ग को। ये तो एक घटना थी दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि, प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि इस महिला की जान बच जाए। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये इत्तेफाक नहीं है, ये संयोग नहीं है, बल्कि ये रेगुलरली हो रहा है। महाराष्ट्र में ही पुणे है, और पुणे भी एक महानगर है जिस प्रकार से मुंबई है। अगर मुंबई आर्थिक राजधानी है तो पुणे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है। और पुणे के भीतर भी एक बच्ची के साथ, सोचिए, एक नाबालिग के साथ 13 लोग बलात्कार करते हैं, सामूहिक दुष्कर्म। इसमें क्या होता है कि वो बच्ची अपने घर में माता पिता को बिना बताए जाती है और अपने एक दोस्त से मिलने जाती है स्टेशन पर। बाद में स्टेशन पर कुछ एक प्रकार से वो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि वो रोने लगती हैं, और उनको रोता हुआ देखकर एक जो आरोपी है, मुख्य आरोपी जो है ऑटो वाला, वो आता है और वो कहता है कि तुम्हारा दोस्त वहां पर बुला रहा है। तो ये उनके साथ चली जाती हैं। अब क्या होता है कि वहां पर ये, चूंकि वो रो रही है, तो ये उनको पानी ऑफर करता है, और पानी में नशीला पदार्थ मिला हुआ होता है। अब क्या होता है कि वो जब बच्ची जो है वो पी लेती है तो फिर उसके बाद उनको बेहोशी आने लगती है, बेहोश हो जाती है, वो नशा होने लगता है उनको। उसके बाद ये उस बच्ची को ऑटो में लेकर जाता है और एक होटल में रेप करता है।
फिर उसके बाद अपने दोस्तों को कॉल करके उनसे भी रेप करवाता है और उसी कमरे में उनको नग्न अवस्था में छोड़ देता है और खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं देता है। वो बच्ची रोती बिलखती रहती है कि आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, आप मुझे तन पर कपड़े पहनने के लिए दे दीजिए, लेकिन ये लोग नहीं देते। तकरीबन 10 लोग वहां पर रेप करते हैं। फिर उसके बाद ये एक बस से इस बच्ची को मुंबई छोड़ के आते हैं, यानी पुणे से मुंबई में। और मुंबई में वहां पर जब छोड़ के आते हैं तो जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं उनको छोड़ देते हैं। तो फिर रेलवे के कर्मचारी भी 2 लोग वो भी इस बच्ची के साथ रेप करते हैं, सोचिए। और फिर उसके बाद इस बच्ची को इसके एक अन्य दोस्त के साथ सौंप दिया जाता है और फिर वो उसको चंडीगढ़ लेकर आता है। चंडीगढ़ में जब जीआरपी को ये दिखता है कि संदिग्ध अवस्था में ये बच्चे आ रहे हैं तो फिर वो उनसे पूछताछ करते हैं और बाद में पता चलता है कि इनके साथ ये सब कुछ हुआ है। माता पिता कह रहे हैं कि हमसे और कुछ मत पूछिए। माता पिता ये भी बता रहे हैं कि बच्ची जो है वो दरअसल किसी भी पुरुष को देखती है या किसी भी आदमी को अगर देखती है तो वो फिर सहम जाती है, साइड में बैठकर वो रोती है। देखिए आप किस प्रकार से मानसिक आघात उस बच्ची को पहुंचा है। एक और अन्य घटना का जिक्र करूंगा। यहाँ पे रेप नहीं हुआ है, यहाँ पर गैंग रेप नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा अपराध हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मानसिक आघात का मैंने जिक्र किया। आप सोचिए उन बच्चियों को समझ भी नहीं होगी लेकिन उनको मानसिक आघात दिया गया है। यह घटना मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के दामोह की। मध्य प्रदेश के दामोह में दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, एक गांव है, वहां पर क्या होता है कि कुछ नाबालिग बच्चियों को नग्न किया जाता है और फिर उनको गांव में घुमाया जाता है। क्यों? क्योंकि गांव वाले इस परंपरा में विश्वास रखते हैं कि दरअसल अगर वो इस तरीके से बच्चियों को घुमाएंगे नग्न अवस्था में तो फिर जो वर्षा देवता है वो खुश हो जाएंगे और बारिश हो जाएगी। सोचिए। और आप ये भी जानते हैं कि जब गांव में या फिर शहर में भी कहीं पर भी अगर किसी को नग्न अवस्था में घुमाया जाए तो कितनी सारी भीड़ साइडों में इकट्ठा हो जाती है। वो तमाम लोग देख रहे होंगे, मजाक उड़ा रहे होंगे, तालियां बजा रहे होंगे। अंधविश्वास के नाम पर, परंपराओं के नाम पर इस प्रकार से महिलाओं को, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को, शायद उनमें से कई बच्चियों को अर्थ भी ना पता होगा, उनको सिर्फ डांट कर या एक प्रकार से फटकार लगाकर जो विरोध कर रहे होंगे कि हम अपने कपड़े नहीं उतारेंगे, उनको उस पूरे इलाके में घुमाया गया। बाद में एनसीपीसीआर हो या फिर पुलिस हो, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और बाद में क्या कार्रवाई होगी आपको पता ही है। तो इस देश के भीतर महिलाओं की हिस्सेदारी आधी है। हर नेता महिलाओं की राइट्स की, महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो वहां पर उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं वो इतने ज्यादा उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं जब एक केंद्रीय मंत्री उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें चाटा लगा देता, और फिर वो उनको हिरासत में भी गिरफ्तार भी करा लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद क्या बयान दिया। मतलब कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी पर आक्षेप लगा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि महिलाओं जो नेता है उनकी भावनाएं इतनी जल्दी आहत हो जाती है कि महज किसी ने बयान अगर दे दिया तो आप कार्रवाई कर देते हैं, या कोई अमीर व्यक्ति है। लेकिन जब एक महिला के साथ ये सब होता है, जब एक गरीब व्यक्ति के साथ ये सब होता है, तो फिर क्यों कोई पूछ नहीं होती? क्यों किसी को ये याद नहीं आता कि उसकी मेंटल स्थिति को क्या नुकसान पहुंचा हो? ये दोहरा चरित्र है। कहाँ है वो सब जो टूरिज्म करते हैं, जो बात करते हैं, जाकर पहुंचते हैं? अब इस घटना को भुला दिया जाएगा, ट्विटर पर हैशटैग चलाए गए, कुछ दिन तक चलाए जाएंगे हो सकता है, लेकिन फिर अचानक से सब लोग भूल जाएंगे, फिर एक किसी नई घटना का इंतजार करेंगे। और फिर अगर किसी बच्ची के साथ हैवानियत होगी और फिर उसका पूरा बायोडाटा चेक किया जाएगा। अगर ज्यादा ही जघन्य अपराध होगा तो फिर इसको पूरे तरीके से इसका एक कैंपेन चलाया जाएगा, अन्यथा सब भूल जाएंगे। इस देश में रोजाना सैकड़ों की संख्या में रेप्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और कोई कभी शहरों का हवाला देता है तो कोई कभी गांव की, एक प्रकार से दूर दराज में गांव है तो वहां पर पुलिस नहीं है, उसका हवाला देता है। लेकिन यहाँ पर बात मुंबई और पुणे जैसे शहरों की हो रही है जहाँ की पुलिस आधुनिक है। सोचना पड़ेगा इस देश को, सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में अगर बहस इस बात पर होती है कि एक क्रिमिनल को, मुख्तार अब्बास नकवी को कौन सी पार्टी टिकट नहीं दे रही है, बहस इस बात पर होती है कि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को तालिबान कह दिया, मोहन भागवत की सोच को तालिबानी सोच कह दिया, बहस इस बात पर होती है कि ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में बीजेपी ने अपने एक महिला कार्यकर्ता, महिला प्रत्याशी को उतार दिया, लेकिन बहस इस बात पर नहीं होती कि किस महिला के साथ कितनी जघन्यता के साथ रेप हुआ।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।